हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह। हम कर रहे थे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। हमने एक नई यूनिट स्टार्ट की थी कि हमारी डेमोक्रेसी में कौन कौन से बैरियर हैं। उसमें हमने एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वो है टेररिज्म, हमारी पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन और हमारा करप्शन। तो हम टेररिज्म के बारे में बात कर रहे थे कि क्या है टेररिज्म, दुनिया में टेररिज्म कैसे आया, हमारे इंडिया में टेररिज्म का क्या मतलब है। तो अब हम अपने देखेंगे कि जो टेररिज्म है, जो इनकी रिक्रूटमेंट हो रही है, इनका जो सोशल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अपने पहले ये देखेंगे कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ टेररिज्म क्या है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ टेररिज्म क्या है, कौन से वो लोग हैं जो टेररिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, कोई इनकी ऐसे ऑर्गेनाइज्ड भर्ती या रिक्रूटमेंट तो होती नहीं है, तो कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो सारा प्रोसेस है वो साइकोलॉजिकल है। बताते हैं कि तुम्हारा काम क्या है, तुमने आजादी लेनी है, तुमने अपने धर्म के लिए, अपने जिहाद के लिए लड़ना है, ये बताते हैं। ठीक है ना। तो सोशल बैकग्राउंड क्या है, इसमें वो लोग, सबसे पहले वो लोग आते हैं जो यूथ हैं, जो यूथ हैं, जो मिडिल क्लास से हैं या जो अपर मिडिल क्लास से हैं। वो आते हैं इस्लामिक टेररिज्म जिसको अपने बोलते हैं, उस चीज में ऐसे लोग आते हैं जो यूथ हैं, मिडिल क्लास से हैं या लोअर मिडिल क्लास से हैं, या फिर वो पुअर सेक्शन से हैं। पुअर सेक्शन वाले लोग वो इस्लामिक वाले में ना आकर वो आते हैं कि हम अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ऐसे में आ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हमें सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं मिली है, बराबर का हक नहीं मिला है, हम आजादी के इतने साल बाद भी गरीब हैं। ऐसी चीजों वाले लोग, जो पुअर सेक्शन के लोग हैं, उनको टेररिज्म में घसीटा जाता है। इसके अलावा देखो, जैसे पंजाब के लोग हैं, पंजाब में इंसर्जेंसी हुई थी, या जम्मू एंड कश्मीर JNK है, वहां के जो लोकल लोग हैं उनको उकसाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा पत्थरबाज हैं, ये वो टेररिस्ट नहीं है, लेकिन उनको उकसाया जाता है मिलिट्री के खिलाफ। देखो, जो पहले टेररिज्म था, जो जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म है, वो टेररिज्म क्या है, पहले वो था आर्मी के लिए, उनके खिलाफ, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके खिलाफ, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अब वहां की जो स्टेट पुलिस है उसके खिलाफ भी है। उनको भड़काया जाता है कि आपको देश से नहीं मिल रहा, आपको देश वाले लोग अनदेखा कर रहे हैं, आपके जो राइट्स है उनको वॉयलेट कर रहे हैं, मतलब उनको भड़काया जाता है जो यहाँ के लोकल पीपल्स हैं। ताकि यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर में एक तो जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, पहाड़ वगैरह है, एक वहां पर कंट्रोल करने के लिए मुश्किल हो। तो पाकिस्तान ऐसे टेररिज्म को क्या है, या तो एक्सपोर्ट करता है या फिर यहीं पर पैदा करता है, यहाँ के लोगों का दिमाग बढ़ता है, ब्रेन वॉश करता है उनको, मतलब टेररिज्म बनने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये चीज है। अब आगे अपन देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है और टेररिज्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिया में। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेररिज्म इन इंडिया में टेररिज्म के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मतलब ये इंडिया में जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, वो करना क्या चाहते हैं। सबसे पहला जो काम वो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं अटेंशन क्रिएट करना, कैरिंग अटेंशन। ठीक है, हम भी कोई है, हम पर ध्यान दो, अपना ही मत करते रहो। एक तो वो अटेंशन क्रिएट करना चाहता है अपने लिए, और इसके जरिए वो अटेंशन क्रिएट करके क्या करना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स या जो पॉलिटिशियन हैं उनसे अपनी जायज और नाजायज यानी अनफेयर जो डिमांड है वो बताना चाहते हैं।
एक दूसरा काम क्या करते हैं, मान लो कहीं पर हमला हो गया है, तो हर टेरर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूं। तो ओनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपने सुना होगा कि उस जगह पर हमला हुआ और उसकी जिम्मेदारी ली है आईएसआईएस ने, उसकी जिम्मेदारी ली है जैश ए मोहम्मद ने, उसकी जिम्मेदारी ली है अलकायदा ने, ठीक है ना। तो ये बताना चाहते हैं वहां पर हमला हुआ हमने करवाया है और हमसे तुम लोग डरो। तो इनका मकसद क्या है, बताना कि एक तो अटेंशन क्रिएट करना, दूसरा भी जहां पर भी हमला हुआ बताते हैं कि वो हमने करवाया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और क्या कहते हैं, और इनके बदले में वो चाहते हैं कि वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमें कुछ बेनिफिट्स दे। ये है इनके ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स क्या है टेररिज्म के, अपने वो देखते हैं। आपको मैंने बताया कि जो टेररिज्म है वो साइकोलॉजिकल चल रहा है। इनके पास इतने पावर, इतने वेपन या केमिकल वेपन नहीं है, यूज करते हैं, लेकिन ये नहीं है वो किसी देश को हरा देंगे, ठीक है। लोगों को ही साइकोलॉजिकल तोड़कर अपने देश के खिलाफ भरना या ऐसे कुछ करना, ये करते हैं। तो अपने देखेंगे क्या है साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म के जो साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स है वो क्या है, क्या ये करते हैं। सबसे पहला जो है अपने काम को सिर लगाना, प्रोपगेशन ऑफ डीड। दूसरा जो इनका मेन है वो है इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब है डराना धमकाना। इनका काम क्या है साइकोलॉजिकल, मतलब ये नहीं पूरे शहर को खत्म कर देंगे या पूरे एक स्टेट को जला देंगे, है ये एक जगह हमला करेंगे और पूरे शहर में डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है 2008 26/11 आपने सुना होगा, 26/11/2008 को मुंबई में एक टेरर अटैक हुआ। अब वो 3 बिल्डिंग है, लोग बहुत मरे, बड़े दुख की बात है, बड़ी कैजुअलिटीज हुई, हमारी फोर्सेस के भी लोग मरे, आम लोग भी मरे, कुछ फॉरेनर्स भी मरे, बहुत लोग मरे। लेकिन ये नहीं भी लाखों लोग मार दिए, कई 100 लोग मार दिए। इनका मतलब कई 100 लोगों को मारकर पूरे देश में एक डर का माहौल पैदा करना, ठीक है। और क्या है तीसरा काम है इनका, अबेटमेंट, मतलब उकसाना। ये उकसाना चाहते हैं लोगों को, सरकार को वो कुछ करें। ये चाहते हैं कि देश में मतलब अनार्ची हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, सब कुछ तहस नहस हो जाए। ये चाहते हैं कि देश में डिसऑर्डर हो जाए, ये चाहते हैं कि देश में अनार्की हो जाए, सरकार ना रहे, लोगों के अंदर ऐसे गुस्सा आ जाए भी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सब कुछ चाहते हैं। और सबसे लास्ट ये जो चाहते हैं वो है एट्रिशन, मतलब लड़ाइयां संघर्ष होते रहे देश में, ये सब कुछ ये चाहते हैं। साइकोलॉजिकली ऐसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है बम फेंक के पूरा देश उड़ा दिया, वो ये कर भी नहीं सकते कभी, लेकिन अपने कामों से ये करते हैं, अपने काम पूरे करते हैं, अपने जो इन्होंने इनकी मांगे वो पूरी करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2000 की बात है, एक प्लेन था, वो नेपाल से उड़कर आ रहा था दिल्ली। तो टेररिस्ट ने इस प्लेन को कर लिया हाईजैक, उसके अंदर बहुत सारे इंडियंस थे, और ये हाईजैक करके पहले कहां ले गए, पहले पाकिस्तान ले गए, फिर सऊदी अरब ले गए, फिर ले जाके इसको ये ले गए अफगानिस्तान के काबुल में ले गए। वहां पर बहुत सारे लोग थे। अब टेररिस्ट ने अपनी मांगे बनवाई भी, हमारा एक सरगना है, हमारा एक आतंकवादी टेररिस्ट साथी है जो तुम लोगों ने पकड़ रखा है, उसको छोड़ दो वरना इन सभी को मार देंगे। ऐसी बातें करवाई, तो अपनी बातें मनवाते हैं, ठीक है। और उसी आतंकवादी ने, मसूद अजहर ने 2008 में ब्लास्ट किए मुंबई में, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपने क्या थे। ये है ये जो काम करवाते हैं साइकोलॉजिकल। अब इसमें मीडिया का क्या रोल है अपने वो देखते हैं।
कि मीडिया का इसमें क्या रोल है टेररिज्म को भड़काने में, जो भी है। देखिए, मीडिया से ना टेररिज्म बड़ा है। टेररिज्म के जो खिलाफ काम हो रहा था, वो काम को बड़ा धक्का लगा मीडिया से। अब मीडिया वाले क्या करते हैं, टेररिज्म को इस तरह से ऐसे ग्लैमरस फॉर्म में दिखाते हैं कि लोगों को टेररिज्म के खिलाफ गुस्सा तो क्या ना, इनको लगने लगता है कि यार जो लोग टेररिस्ट बने हैं उनके मन पर क्या बीतती होगी, कितने वो दुखी रहे होंगे कि उनको टेररिज्म में जाना पड़ रहा है। इतनी खराब पॉलिसीज हैं सरकार की गवर्नेंस की कि लोग तंग होकर टेररिस्ट बन रहे हैं। तो एक ऐसी फीलिंग्स बन रही है जहां पर मीडिया ने बड़ा काम खराब किया है। मीडिया को चाहिए सिर्फ और सिर्फ टीआरपी, और उसके लिए वो हर चीज को, टेररिज्म को कैसे भी दिखा रहे हैं। एक क्या है, इससे टेररिस्ट को फायदा मिला है। जहां पर टेररिस्ट को कोई नहीं जानता, वहां पर मीडिया ने इसको पूरी दुनिया में जानने लगा दिया है। और अब मीडिया अब इस देखो, एक तो टेररिस्ट है, उसको सिर्फ इतने लोग जानते हैं, तो वो अपना डर भी यही दिखा सकते हैं। किसी को पता नहीं टेररिस्ट का, तो डर कैसे दिखाएगा इसको। एक टेररिस्ट को पूरी दुनिया जानती है, अब इन्होंने तो यही हमला करना है ना, डर यहां तक फैलेगा, समझिए ना। टेररिस्ट है, वो पूरी दुनिया पर हमला कर ही नहीं सकते, डर पैदा कर सकते हैं। जितने एरिया में उनको लोग जानेंगे, डर उतने एरिया में होगा। तो मीडिया ने इनका डर बढ़ाया है, एक तो डर बढ़ाया है जहां जहां, और कहीं कहीं इनके लिए वो जो अपने बोलते हैं ना टॉलरेंस, सहिष्णुता, वो बढ़ाई है भी। हाँ ठीक है यार, ये भी कुछ है। जैसे अपने एग्जांपल, जैसे आप बहुत सारे, जैसे कुर्द फोर्सेस हैं, ठीक है, फिर ये भी लोगों को मार ही रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखा दिया गया है कि जो कुर्द फोर्सेस हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने मदरलैंड को आजाद करवा रहे हैं। मतलब ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं मीडिया के द्वारा, जो कि बड़ी गलत है, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन में अपने आते हैं, क्या है इसका सब सारी चीज का कंक्लूजन क्या है। एक तो हमारे देश में एक एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसको यूपीए बोलते हैं। यूपीए वो यूनिफाइड पावर लाइंस, वो कांग्रेस नहीं, यूपीए एक एक्ट है, इसका काम है टेररिज्म को पकड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए रूल्स बनाना। ये वो रोकता है, जैसे है ना भी पकड़ने के बाद कोर्ट में लेके जाना है, जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, वो राइट्स हैं, वो टेररिस्ट के राइट्स ना बन जाए, इस चीज को रोकता है ये, ठीक है ना। अब अपने आते हैं कंक्लूजन पर। अब कितना ही मीडिया बढ़ गया हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ हद तक टेररिज्म बढ़ा भी है, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल भी हुआ है। तो टेररिज्म की जो मेन चीजें वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हुई हैं, जैसे लिट्टे हैं श्रीलंका में, ठीक है, आईसिस है इराक सीरिया में। इसके अलावा मतलब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा फ्रांस में भी आई थी, रेड ब्रिगेड आई थी, या फिर फ्रांस में आई थी रेड ब्रिगेड, या फिर जैश ए मोहम्मद है, इंडिया में है। ये है टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, लेकिन इनकी जो प्राइम डिमांड्स थी, या जो इनका जो एम था, वो पूरा नहीं हुआ है। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनका काम तमाम कर दिया है, ठीक है, मतलब अपने को बचा लिया है। अब अपने एक ये टॉपिक पूरा हो गया है। जाते जाते एक कोट है इस टॉपिक के अंदर, एक मतलब कि बात कही है ब्रेनेंजियन लेंस ने। इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने कहा है कि जो टेररिज्म है वो सिर्फ
डरा कर ही काम करवा सकते हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है। अगर अपने नहीं डरेंगे तो ये कुछ नहीं करवा सकते। पूरी दुनिया का जो टेररिज्म है, टेररिज्म का मतलब है लोगों के मन में डर पैदा करना। तो ये टेररिज्म का टॉपिक हो गया अपना पूरा। अपने नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब इसका मतलब क्या है? देश आजाद हुआ था, देश आजाद होने से पहले लोग बड़े परेशान थे, दुखी थे अंग्रेजों से। लेकिन जब आजादी मिल रही थी तो एक उम्मीद थी कि जब देश बनेगा तो एक सच्चा प्योर देश बनेगा, बढ़िया देश बनेगा, जहां पर लोग अच्छे अच्छे लोग होंगे, जहां पर हमारे जो लीडर्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देश की पॉलिटिक्स में अपने बोलते ना क्रिमिनल गुंडे टाइप वो लोगों की एंट्री हो गई है। ये सच है। देखो अब स्थिति है कुछ सुधरी है, लेकिन प्राचीन टाइम से, पुराने टाइम से देखो, लीडर कौन बनेगा? एक कॉमन सी कंसेप्ट है, लीडर कौन बनेगा? जो एरिया में पावरफुल होगा। और पहले नहीं देखा जाता था कि पावरफुल फेयर एंड फेयर मीन्स है जो तकड़ा है, जो पावरफुल है, जो कैसे ना कैसे आगे आ गया, वो बनेगा लीडर, वो बनेगा एमएलए एमपी। तो ये बड़ा देखा गया था कि जो बड़े बड़े लीडर्स बन रहे हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, वो लोग बन रहे थे जो पावरफुल है, और पावर लेने के लिए उन्होंने बड़े क्राइम किए। तो क्रिमिनल का बड़ा राज था। लेकिन धीरे धीरे इस चीजों में सुधार हुए हैं। पहले क्या था कि अपनी मर्जी से वोट लगा दिए, ये गांव वालों को पैसे दिए हमें वोट डाल दो, या ईवीएम मशीन पर देखा होगा आपने पुरानी फिल्मों में कि अपने आप मोहर लगा के लगा रहे हैं, अपने बैलेट पेपर्स में अपने आप को वोट दे रहे हैं। मतलब अब नहीं है ऐसा, लेकिन पहले टाइम में जब देश आजाद हुआ उस टाइम में ये चीजें होती थी, क्योंकि ना तो पुलिस का इतना ज्यादा कंट्रोल था, ना कोई और सिस्टम का, ना एडमिनिस्ट्रेशन का, ना इतना कोई उनको डर था इसका। तो जो गुंडे हैं, क्रिमिनल थे, वो इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ी आसानी से आ रहे थे, क्योंकि यहां पर आने के बाद भी इनको क्या मिल रही है? पावर मिल रही है। तो जो पुअर रिच वाला कंसेप्ट है, जो अमीर गरीब के अंदर जो डिफरेंस था, वो कम होने के बजाय बढ़ता गया। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए, क्योंकि जो अमीर थे इन्होंने पैसे के दम पर पॉलिटिक्स के अंदर ही आ गए हैं। इन्होंने टिकटें खरीदी, इन्होंने अनफेयर मीन से चुनाव जीते, अपनी पावर दिखाई, लोगों पर धौंस जमाई, ठीक है। और पावर में देखो जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को ये लोग जनता की सेवा ना मानकर एक बिजनेस मानते हैं, जिसमें आने से पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, और आने के बाद जितना खर्चा किया उससे कई 100 गुना वापस वसूलने के भी। ये है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन। अब अपने आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा, लेकिन टाइम टू टाइम इसको ठीक करने के लिए बड़े सुधार भी हुए हैं। जैसे पहले सीधी जो बैलेट पेपर थे वहां पर मोहर लगकर और वोट डलते थे, उसके बाद ईवीएम मशीन आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, उस पर बटन दबता था। फिर अभी लास्ट कुछ ईयर्स में ऐसा भी आया कि ईवीएम में बटन दबाते हैं, किसी को वोट जाता है, किसी को। इस चीज को दूर करने के लिए वीवीपीएटी मशीन भी आ गई है ना। तो धीरे धीरे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट, ये चीज भी है कि जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, ताकि इलेक्शन होने से पहले सरकार कोई ऐसे अट्रैक्टिव स्कीम न ले आए कि हम ये कर रहे हैं, या कोई ऐसा न करें जिससे इलेक्शन एक तरफ चले जाएं। उन जो पावर में है जो लोग, वो इलेक्शंस को इफेक्टेड ना करें। जो लोग पावर में हैं, जो लोग अभी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई मंत्री हैं, वो ऐसा कुछ ना करें जिससे इलेक्शन उन्हीं के पक्ष में चला जाए। इलेक्शन न्यूट्रल रहे, जिसको लोग चुनना चाहते हैं उनको चुने, ऐसा हो। ये सब कुछ है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले अपने देखेंगे कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन है, इसका कारण क्या है। कॉज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, स्पेशली इन इंडियन पॉलिटिक्स। आप बताइए क्रिमिनलाइजेशन का आने का क्या? देखो जो क्रिमिनल आदमी है, देखो आज के टाइम में स्थिति सुधरी है, लेकिन फिर भी बहुत है। 2020 के अंदर जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, उसमें 31% लोग हैं जिन पर
क्राइम का कोई ना कोई चार्ज है, जिन पर कोई केस चल रहा है, अंडर ट्रायल है वो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सुधरी स्थिति। जब देश आजाद हुआ था तो लोकल लेवल पे यहाँ तक जो बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर हैं वो आगे थे, या फिर जो लोकल लेवल पे लोग आगे थे जिनके पास पावर है। यूपी बिहार में तो ये बात बड़ी आम थी, जो गुंडे थे वही पावर में आ रहे थे, क्योंकि उनके पास पावर है। वो ऑफिसर्स को रिश्वत दे देते हैं, ब्राइब दे देते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पुलिस के साथ नेक्सस है, सांठ गांठ है, जिसके कारण वो ऐसा कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इससे दिक्कत क्या आ रही है, देखिए क्या कुछ हो रहा है इससे। और क्या कारण देखे आएंगे, जैसे इंडियन पॉलिटिक्स का अपने ये भी देख रहे हैं, एक अपने प्रेजेंट ओवरव्यू भी देख रहे हैं, दोनों बातें करते हैं। अब एक बंदा चुनाव में खड़ा हो रहा है, इलेक्शन में कौन जीतेगा, जो ज्यादा कंपेन करेगा, जिसको ज्यादा लोग जानते होंगे। इसके लिए बड़े खर्चे होते हैं, रैलियां निकालनी पड़ती है, कई लोग शराब बांटते हैं, गलत काम करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए फंड चाहिए, पैसा लगाते हैं। तो जो लोग रिच हैं, रिच क्रिमिनल, ये दोनों चीजें मिलकर, जब दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं तो लोग अपने आप आराम से चुनाव जीत जाते हैं। देखो लास्ट में तो जो वर्डिक्ट है वो जनता का ही है, पब्लिक का ही है, लेकिन रिच और क्रिमिनल जो पावर में आना चाहते हैं तो उसके पास पहले भी पावर होनी चाहिए कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे, इसके लिए काम करते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज करके वो पावर में आते हैं। अब ये लोग पावर में आएंगे तो क्या क्रिमिनल ही है। तो इस टाइप से जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो उसके अंदर ये आ गया, क्राइम आ गया है। गुंडे मोहल्ले लोग क्यों आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास पावर है और उनको रोक नहीं रहा। इस पावर के दम पर वो गरीबों को धमकाते हैं कि हमें वोट डालना है, हम तकड़े हैं, या फिर जो कोई एक सच्चा आदमी खड़ा हुआ उनके बराबर तो उसको दबा रहे हैं, उस पर केस करवा दिया, उसको अंदर करवा दिया, ठीक है ना। ऐसे या उन पर खुद पर केस हुआ है, या उनकी आवाज दबा रहा है, उनके बराबर वो खड़ा हो रहा है तो उसको दबाने के जोर लगाते हैं। ये नहीं मतलब दो बंदे खड़े हुए हैं, ए और बी मान लो है क्रिमिनल है, ए ठीक आदमी है, तो बी ये नहीं मैं अच्छे काम करके से आगे निकलूंगा, बी इसको मरवा देगा या इसको अंदर करवा देगा या इस पर कोई गलत काम करवा देगा जिससे ये रेस में पिछड़ जाए, तो पावर में कौन आ जाएगा, बी। ऐसा है, लेकिन अब बहुत सुधार भी हुआ है, ये नहीं है, लेकिन पहले ऐसा था, बहुत ज्यादा था, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं अपने, इसको कम करने के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं। सबसे बड़ा स्टेप क्या होगा आप बता सकते हो? सबसे पहले तो है एजुकेशन, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, लोग अवेयर हों, लोग पढ़े लिखे हों। पढ़े लिखे लोग होंगे, जैसे आप लोग हो, पढ़े लिखे हो, या जो लोग अच्छे पढ़ लिखे हैं वो देखेंगे कि कौन लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि इलाके में किसका दबदबा ज्यादा है या इलाके में किसकी पहुंच ज्यादा है, कौन तकड़ा है, किसको बंदूक चलानी आती है, किसको दिखानी आती है, वो लोग नहीं आएंगे। हमारे जैसे लोग उनको वोट देंगे जो अच्छा काम करेंगे। तो एक तो एजुकेशन, दूसरा क्या है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कंट्रोल करेगा इस चीज पर, करप्शन फ्री हो। एक क्या है, इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म हो, जो लोग क्रिमिनल हैं, लोग इलेक्शन कमीशन उनको चुनाव लड़ने ही ना दे, बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी आए। एक क्या है, अपने को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्पेशल जो जुडिशरी वाला है उसको इंप्रूव करना है, फास्ट ट्रायल कोर्ट्स बनाने होंगे। अब ये क्यों, अब कोई मान लो बंदे पर करप्शन, सॉरी किसी बंदे पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी चार्ज लगा हुआ है, अब ये केस इस पर चल रहा है 10 साल चलता रहा। अब इतने में वो बंदा 2 बार एमएलए बन गया, उसके बाद पता चला तो तब हटा दिया उसको, लेकिन 2 बार तो वो एक क्रिमिनल था जो एमएलए बन गया, गलत हो गया। तो अगर ऐसा कुछ है, तो अगर कोई पॉलिटिशियन पर ऐसा चार्ज है तो उस पर फास्ट ट्रायल हो, ताकि ये ना हो कि केस चल रहा है, अभी केस का कोई निर्णय तो आया नहीं है, तो ये बोल रहा है कि अब तक मैं क्रिमिनल
प्रूव तो नहीं हुआ हूं तो मैं एक बार चुनाव को लड़ूंगा, ऐसा इसको मौका ही ना मिले, जल्दी से ट्रायल करके इस पर क्राइम है तो उसको प्रूव कर दें। तो ये चीजें हैं जो सिस्टम में इस चीज को कंट्रोल कर सकती हैं। अब अपने इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक करेंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और वो है करप्शन। आपको ये पता ही है करप्शन, भ्रष्टाचार क्या है। अपना काम ठीक तरीके से ना करना, गलत तरीके से करना, उसके लिए गलत रिश्वत लेना, ब्राइब लेना या अनफेयर तरीके से काम करना, जो अपनी ड्यूटी है उसको ढंग से फॉलो ना करना, ये सब है करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ अपने काम करने के लिए, सरकारी आदमी अगर अपना काम करने के लिए किसी से पैसे मांग रहा है, सिर्फ वो ही भ्रष्टाचार या करप्शन नहीं है। भ्रष्टाचार का ये मतलब भी है कि अपना काम ठीक तरीके से ना करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखो, भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे आपको पता ही है कितने बोलने कम ही है। एक आता है रेड टेपिज्म, लालच, ये भी भ्रष्टाचार का कारण है। देखो सरकारी जो काम है आपको पता है बड़े लंबे चलते रहते हैं, फाइलों में फाइल। अब मान लो अपने तहसील में कोई जमीन है, कोई अपने पास उसको पोर्ट करवानी है प्लाट में, एक एग्रीकल्चर लैंड को एक रेजिडेंशियल लैंड में उसको पोर्ट करवाना है, तो तहसील में जाएंगे, बड़े काम होते हैं, पहले उसके बाद जाओ, फिर वहां से पास कराओ, फिर पटवारी से लिखवा के लाओ, फिर गांव के सरपंच से लिखवाओ, मतलब इतने काम होते हैं, काम इतने उलझन भरे हैं, इसे बोलते हैं लाल फीता चाहिए, रेड टेपिज्म। मतलब वो फाइल काम को जो इतना उलझा देते हैं, तो बंदा कहता है इतना काम करना है यार, तू पैसे ले ले मेरे से, सारा काम कर देना, ठीक है, अगर कोई चीज गलत भी है ना तो पास कर देना। इस चीज से निपटने के लिए बंदे करप्शन करते हैं। अब क्या स्टेप्स हैं इसको ठीक करने के लिए? एक तो ये जो है ना रेड टेपिज्म, इसको ठीक किया जाए, सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया जाए, कंप्यूटराइज कर दिया जाए, ताकि सारा सिस्टम फेयर हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, सब कुछ दिखे भी हाँ सिस्टम में कोई कमी तो नहीं है। एक क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए सरकार का। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और आप बता सकते हैं भी कैसे करप्शन कंट्रोल होगा। एक बताते रहते हैं कि एक ऐसा ऑफिसर्स हो जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट होते हैं वो बनाने चाहिए। ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, ये सब तरीके हैं जो करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब करप्शन से हुआ क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ करप्शन, करप्शन से दिक्कत क्या आई है। देखो करप्शन से एक तो गलत काम हो रहे हैं, एक काम बड़े डिले हो रहे हैं, एक देश की जो ऑफिसर की छवि खराब हो रही है। आपको पता ही है ना करप्शन से कितनी दिक्कत आ रही है, लोग अपना काम नहीं कर पा रहे ढंग से, लोगों का काम नहीं हो रहा है, अनफेयर चीजें पास हो रही हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो बढ़ रही हैं, जो क्रिमिनल हैं या जो रिच लोग हैं वो अपना काम करवा रहे हैं, लेकिन आम लोग तंग हो रहे हैं, ये है। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं करप्शन के बारे में। आपको वैसे पता चल गया, इतना बड़ा टॉपिक नहीं था ये। अब अपने देखते हैं कि डी मोनेटाइजेशन, इसका करप्शन पर क्या फर्क पड़ा है। इम्पैक्ट ऑफ डी मोनेटाइजेशन ऑन करप्शन, मतलब नोटबंदी कब हुई थी ये, 8 नवंबर 2018 को हुई थी। देखिए सरकार ने 500 और 1000 के नोट कर दिए बंद। सरकार ने कहा कि इससे क्या होगा, इससे करप्शन कम होगा। कैसे कि जो अमीर लोग हैं या बड़े लोग हैं उन्होंने अपना ब्लैक मनी है, अपने जो नाजायज कमाई है वो इन नोट्स की शक्ल में छिपा कर रखी है। और इन्होंने क्या कहा कि जो नक्सल्स हैं, नक्सल्स के अलावा जो टेररिस्ट हैं वो अपनी फंडिंग इन नोट्स में कर रहे हैं। उन्होंने फेक करेंसी छुपा रखी है, बना रखी है, उसको यूज करते हैं और अपनी इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
उन्होंने किया डीमोनेटाइजेशन, उन्होंने ये नोट ही बंद कर दिए। अब आप बताइए क्या इसका असर हुआ। देखिए, इनका मकसद था कि करप्शन कम हो जाए। उस वक्त थोड़ी बहुत करप्शन कम हो भी गई थी, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका ठीक नहीं पड़ा। मोदी जी ने जो ये बंद किए नोट, उस वक्त तो ये देखने में लगा बहुत अच्छा डिसीजन है। उनकी इंटेंशन भी अच्छी थी कि इससे करप्शन कम होगा, ब्लैक मनी कम होगी, ठीक है, जिनकी ब्लैक मनी पड़ी है वो वैसी पड़ी रह जाएगी। लेकिन इसके पीछे जो पॉलिसीज थी, जो दिमाग लगाया था, वो एक लंबी प्लानिंग नहीं थी, अच्छी प्लानिंग नहीं थी, जिससे ये जो डीमोनेटाइजेशन है वो थोड़ा सा मतलब लगभग कंप्लीटली कह सकते हैं अपने फेल ही हो चुके हैं। इसके बाद इसके ना नया बोल दिया गया कि इससे क्या है, हम इसकी जगह डिजिटल करेंसी को प्रमोट करेंगे। वो भी कुछ हद तक ठीक रहा, लेकिन अब वो भी लिमिटेड ही है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जो डीमोनेटाइजेशन है वो करप्शन को रोकने के लिए लाया गया एक स्टेप था, ऐसे कह सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये है एंड ऑफ द लेक्चर। मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं विदा। धन्यवाद, थैंक यू।